हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक कवर करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्रगतिवादी। ठीक है, सो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं गाइस। सो इसको हम लोग फर्स्ट रीड करते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो 1935 ईस्वी में A.M. फोस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव रॉयटर एसोसिएशन की स्थापना पेरिस में हुई थी। ठीक है, तो आप इस सन को याद कर सकते हो कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो पेरिस में हुई थी 1935 में। इसी से प्रभावित होकर 1935 ईस्वी में ही लंदन में मुगल राज आनंद तथा सज्जद जहीर ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ बनाने का फैसला किया। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। प्रेमचंद इसके सभापति थे। तो मुंशी प्रेमचंद जी जो थे वो इसके सभापति थे। प्रगतिवाद का उत्प्रेरक तत्व जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा है। ठीक है, मार्क्सवादी पूंजीवादी शक्तियों को शोषक के रूप में चिन्हित करता है, जिसका सौहार्द यानी शोषित से निरंतर संघर्ष चलता रहता है। मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित साहित्य में शोषित उत्पीड़ित जनता के साथ पक्षधरता व्यक्त की जाती रही है। यह इसका केंद्रीय तत्व है। ठीक है, प्रगतिवादी साहित्य में सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया गया है। इसके जो कवि हैं वो नाम दिया गया है, आप इसको देख सकते हो और हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्रगतिवाद है तो ये हमारा कब आया था? तो ये हमारा छायावाद या फिर उत्तर छायावाद के बाद आया था। ठीक है, तो ये हिंदी साहित्य में ये काल भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस काल के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। सो हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रगतिवाद जो है मार्क्सवादी विचारधारा के रूप में ही आया था। ठीक है, तो ये जो काल था ये कैसे आया था हमारे? तो मार्क्सवादी, जिन्होंने आप इनका नाम सुना होगा, मार्क्सवादी जो थे उनके विचारधारा के रूप में ये काल जो है वो विकसित हुआ था। ये जो युग था इसके खिलाफ जो शोषित वर्ग के लोगों के अंदर चेतना लाने का प्रयास करते थे। ठीक है, यानी कि इस विचारधारा के जो भी लोग थे उनका मुख्य कार्य जो था या फिर उनका मुख्य जो लक्ष्य था वो ये था कि जो लोग शोषित वर्ग के हैं उनके अंदर चेतना लाने का, उनके अंदर चेतना इस प्रकार आए कि वो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए वो आवाज उठाए। वो इसको चुपचाप ना सहे, वो अपना हक ले। बस यही इस युग के लोगों का मुख्य लक्ष्य था। और संगठित और शोषित वर्ग समाज का गठन करना, ये इस युग का मुख्य लोग थे उनकी मुख्य कार्य था। तो इस युग का जो मुख्य प्रवृत्ति है उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस युग की प्रमुख जो विशेषताएं बोल सकते हो आप, पहला जो हम लोग लिख सकते हैं, शोषकों के प्रति विद्रोह करना, सामाजिक चेतना का विकास करना, मानववादी दृष्टिकोण रखना, आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल देना, नारी शोषण के प्रति जो उनके ऊपर अत्याचार होता था उसको रोकना, पूंजीपतियों के प्रति विद्रोह करना, ईश्वर के प्रति अनास्था। ये जो विचारधारा के लोग थे उनके अंदर एक था कि वो ईश्वर पे ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। और एक और आप पॉइंट लिख सकते हो, जैसे भागवत की उपेक्षा करना और कर्म पर अधिक बल देना। कहने का मतलब कि भाग पे तुम विश्वास मत करो, अपने कर्म यानी अपने काम पर आप विश्वास करो, वही आपका भविष्य बनाएगी। तो ये कुछ पॉइंट मैंने बताया जो प्रगतिवाद के प्रमुख विशेषता पे आप लिख सकते हो एक एक करके, पॉइंट बाय पॉइंट, बस यही है। और आप इसके कुछ कवियों के हम लोग नाम देख लेते हैं। जैसे हमारा इस युग के प्रमुख जो कवि थे वो थे हमारे नागार्जुन जी, दूसरे आते हैं हमारे केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचक जी, मुक्तिबोध जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बस यही 5 आप याद रख लो, ये काफी है। नेक्स्ट हम प्रयोगवाद पढ़ेंगे। अब 1943 ईस्वी में अज्ञेय के संपादन में तार शपथ कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ था। प्रयोगवाद का समय इसी के प्रकाशन काल में माना गया है। तार शपथ की भूमिका में अज्ञेय ने प्रयोग को कविता का मुख्य ध्येय माना। उनके अनुसार संगृहित
सभी कवि ऐसे होंगे जो कवि को प्रयोग का विषय मानते हैं, जो यह दावा नहीं करते कि काव्य सत्य उन्होंने पा लिया। कहने का मतलब कि ये कविता थे और जो कवि ने लिखा था वो ये दावा नहीं कर सकते कि काव्य सत्य उन्होंने पा लिया। वे केवल अन्वेषी ही अपने को मानते हैं। प्रयोगवाद का मुख्य जोर बदली हुई परिस्थितियों में संवेशन की समस्या पर था। प्रयोगवादी कविता का मुख्य स्वर व्यक्ति चेतना था। 1950 ईस्वी के आसपास प्रयोगवाद के बीच से नई कविता निकली। ठीक है, तो ये एक हम लोग इसको नीचे डिस्कस करेंगे, बट इसको हम लोग ऊपर में भी इसके ऊपर देखते हैं। तो नई कविता का स्वरूप एकांगिक नहीं था, इसमें मुक्ति बोध और शमशेर जैसे प्रगतिशील दृष्टिकोण रखने वाले कवि भी आए। ठीक है, राम दशरथ मिश्र के अनुसार नई कविता में 2 तत्व प्रमुख है। ठीक है, तो इनके 2 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है हमारा अनुभूति की सच्चाई और बुद्धि मूल यथार्थवादी दृष्टि। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग प्रयोगवाद जो शब्द है उसका समान अर्थ क्या होता है? नई दिशा में प्रवेश करना। ठीक है, यानी जो ये प्रयोगवाद है इसका मुख्य जो नई दिशा में अन्वेष का प्रयास करना, क्योंकि ये सभी को पता है कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति और बदलाव जो है वो हमेशा होता रहता है। तो साहित्य के क्षेत्र में भी यह क्रिया निरंतर चलती रही है। आप देखोगे कि पहले की कविता या फिर अभी की कविता या फिर जो भी रचनाएं हैं अभी या पहले में बहुत अंतर है, यानी कि अभी कितना कुछ बदल गया है। कितना प्रगति हो गया है हर क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में भी धीरे धीरे करके काफ़ी बदलाव, काफ़ी प्रगति हो गई है। तो यही इस काल की जो मुख्य विशेषता बोल सकते हो कि प्रयोगवाद, यानी नई नई चीज़ों का प्रयोग होना। ठीक है, तो ये जो काल था इसकी शुरुआत आप बोल सकते हो कि 1943 ईस्वी में हुई थी। इस युग की जो कविताओं में अनेक प्रकार के नए नए कलात्मक चित्रों का प्रयोग किया गया था, यानी कि ये जो कविताएं थी या जो रचनाएं थी उसमें नए नए कलात्मक चित्रों का प्रयोग किया गया था। और आप एक चीज और इसका नोट कर सकते हो कि इस युग के जो हमारे प्रवर्तक थे वो अज्ञेय जी को माना जाता है। और इस युग के कवियों ने कविताओं में भाव जगत से ज्यादा, भाव जगत कहने का मतलब कि अपनी भावनाएं, यानी कि आप कविता जो भी पढ़ते हो तो उसमें हमें क्या मिलता है? हर शब्द में अलग अलग भाव मिलते हैं, इमोशंस अलग अलग तरह के मिलते हैं। तो ये जो कविताएं होती थी इस युग में, तो ये जो कवि अपनी रचनाओं में भाव जगत से ज्यादा किस चीज पे ध्यान दिए थे? कला पे, कला के क्षेत्र में उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया था, यानी कि उनकी जो भी रचनाएं होती थी उसमें वह शिल्प और वैदिक विधान की ओर ज्यादा ध्यान दिए थे। अब नेक्स्ट हम नई कविता और उसके बाद को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। नई कविता का उभार प्रयोगवाद के अंदर से हुआ, जो कि 1950 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, किसकी? नई कविता और उसके बाद। ठीक है, जिस रूपवाद की ओर बढ़ने लगा था उससे कवियों का मोह भंग होने लगा था, यानी कि ये इस युग में जो भी कविताएं थी जिस रूप में बढ़ रही थी, जिसके कारण कुछ कवियों का जो मोह था वो भंग होने लगा था। प्रयोगवाद ने जिस व्यक्ति चेतना को अपनाया था उस पर सामाजिक चेतना का दबाव बढ़ने लगा था और इसका एक मिला जुला स्वरूप उभरने लगा था। आगे इसके लिए नई कविता नाम चल पड़ा था। ठीक है, और आगे एक नया नाम चल पड़ा था जिसे हम लोग कहते हैं नई कविता। नई कविता में एक और प्रगतिशील धारा के मुक्ति बोध के थे, तो आधुनिकतावादी दृष्टिकोण के कर्मवीर भारतीय विजय देव नारायण शाही आदि भी थे। तो ये सब नाम दिया हुआ है, आप इसको देख लो। सन 1962 ईस्वी के बाद हिंदी साहित्य में नई प्रवृत्ति का उभार होता है। इस दौर की कविता में अराजकता और मोह भंग का तीखा स्वर मिलता है। ठीक है, तो इस तरह की जो कविता है तो उसमें हमें क्या मिलता है?
अराजकता और मोह भंग का तीखा स्वर मिलता है। इसे साठोत्तरी कविता या अकविदा कहा जाता है। यह प्रति कहानी में भी दृष्टिगोचर हुई है। कहानी के क्षेत्र में भी कई दौर आए जिन्हें नई कहानी, साठोत्तरी कहानी और कहानी नामों से संबोधित किया गया। साठोत्तरी अथवा अकविदा का दौर खत्म होने के बाद समकालीन साहित्य का दौर आ जाता है। इस दौर में सांप्रदायिकता का विद्रोह, भूमंडलीकरण के बाद उत्पन्न नई चुनौतियों का प्रतिरोधन आदि प्रमुख रुझान है। इसी दौर में साहित्य में विषम की शुरुआत हुई। इसकी दो कोटि थी, आप नाम याद कर सकते हो, दलित विषम और दूसरा था हमारा स्त्री विषम ने हमारे साहित्य में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप का मतलब कि काफी रोक टोक किया। अब इसको तो नई कविता को आप याद कर सकते हो इसके सन को, जैसे कि 1950 ईस्वी में इस नई कविता का दौर शुरू हुआ था। यह कविताओं का एक नया रूप था जो प्रयोगवाद के बाद आया, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रयोगवाद का ही विकसित यह रूप था, या फिर भारतीय स्वतंत्रता के बाद, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा जाता है जो परंपरागत कविताओं से आगे बढ़कर, अभिनय के साथ आगे बढ़कर शिल्प विधान की ओर ज्यादा ध्यान दिया था। यानी कि हम लोगों ने इसके पीछे जो पढ़ा था प्रयोगवाद, तो उस सब की कविताओं में हमें क्या देखने को मिलता है कि उसमें शिल्प यानी कला का ज्यादा विकास किया गया है। तो यही चीजें चलते चलते इस युग में भी, यानी ये जो नई कविता का दौर चल रहा था उसमें भी यही चीजें दिखाई दे रही थी। अब इस कविता की कुछ विशेषता आप 2 या 3 पॉइंट लिख सकते हो। जैसे पहला आप लिख सकते हो लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। सेकेंड आप लिख सकते हो प्रयोगों की नवीनता, यानी जो भी प्रयोग किए गए थे उसमें नवीनता लाना। तीसरा अनुभूति का वास्तविक चित्रण। ठीक है, अब 2-3 कवि के नाम हम देख लेते हैं। जैसे नई कविता में जो कवि आते हैं वो अज्ञेय जी है, गजानंद माधव, और तीसरा आप लिख सकते हो मुक्ति बोध। बस यही 3-4 हम लोग इसमें 3 टॉपिक को कवर किए। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। जैसे जो बोधमल प्रश्न है वो, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा टिक आउट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है। ठीक है, तो आई थिंक इसके 2 कंफ्यूजन है, जो कि है एक 7वीं सदी भी माना जाता है और 8वीं सदी भी है। तो आप इसमें से कोई एक लिख सकते हो, बट दोनों में से कोई एक होगा, 7वीं या 8वीं, तो आप 7वीं भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ख में कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले 3 विद्वानों के नाम। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो जैसे जॉन ग्रियर्सन जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और तीसरा हजारी प्रसाद त्रिवेदी। अब ग में आप देख सकते हो कि हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था। तो आप ये भी नाम लिख सकते हो जॉन ग्रियर्सन जी का। और नीचे में घ में क्वेश्चन दिया गया है कि आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग किया है। ठीक है, तो सही नाम और विद्वान मिला, यानी यहाँ पर 4 या 5 नाम दिया गया है और एक तरफ में उसका नामकरण दिया गया, यानी कि इसमें से कौन से काल को किस विद्वान ने नाम दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ करके लगाया है, आप इसको देख सकते हो। जैसे जॉन ग्रियर्सन जी ने नाम दिया है चारण काल, वीर विश्वनाथ प्रसाद जो मिश्र जी है उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है। उसी तरह से 5 का मैंने निशान लगाया है, आप इसको देख सकते हो। और नीचे में 2 जो पॉइंट खाली है, आप वहाँ पर और कुछ विद्वानों के नाम और एक तरफ में नामकरण लिखकर उसको निशान लगा सकते हो। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसको ट्राई करो बनाने का। और ये पीछे में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसको भी देख सकते हो और ट्राई कर सकते हो अपने से बनाने का। और इधर भी है, आप इसको देख सकते हो क्वेश्चंस को। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो आप इसको ट्राई करो और अच्छे से बनाने का। और कुछ और आपको और एक्स्ट्रा जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम ट्राई करेंगे और उसको बेस्ट करने का। सो गाइज